मूवी की शुरुआत में हम ईवी नाम की एक कैथोलिक अपब्रिंगिंग वाली लड़की को और उसकी बीमार माँ को देखते हैं जो कि कोमा में थी। और ईवी सारा दिन अपनी माँ का ध्यान रखा करती। वो अपनी माँ को जाने से पहले बाबा ब्लैक शीप वाली पोयम भी सुनाती है और ईवी को बचपन में वो पोयम उसकी खुद की माँ सुनाया करती थी। खैर, ईवी का अंडरटोन नाम का एक पॉडकास्ट चैनल होता है और वो एग्जैक्टली रात के 2:40 पर पॉडकास्ट को शुरू करती है और उसके पॉडकास्ट का थीम होता है सुपर नेचुरल एंड हॉरर, जहाँ पर ईवी अलग अलग मिस्ट्रीज पर बात करा करती और उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करती थी। हालांकि उसे गोस्ट और स्पिरिट्स पर विश्वास नहीं होता। फिर इसके बाद में ईवी अपने फ्रेंड जस्टिन को कॉल करती है और ईवी जस्टिन के साथ ही पॉडकास्ट करती है और जस्टिन का काम है कि वो उसको नई नई कहानियां लाकर दिया करता था ताकि वो दोनों उन कहानियों पर बात कर सकें। और जस्टिन को इन कहानियों पर पूरी तरह से भरोसा था, यानी कि भूत प्रेत पर वो माना करता। खैर, जस्टिन और ईवी की बातों से हमको पता लगता है कि ईवी को असल में ड्रिंक करने की लत है और उसने थोड़े दिन पहले ही एक वेडिंग में ड्रिंक करी थी और इसलिए जस्टिन उसको डांटने लगता है। खैर, इसी बीच हमें ईवी के बॉयफ्रेंड डैरन के बारे में पता चलता है जो कि काफी इमेच्योर है और वो ईवी का हाल तक पूछने नहीं आता, खाली उसके साथ इंटीमेसी रखता है। खैर, अब ये दोनों ही पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और जस्टिन अपने व्यूअर्स को ये बताता है कि पिछले एपिसोड में उन्होंने एक श्रापित व्लॉग वीडियो पर बात करी थी जिसको देखने वाले 92 यानी कि 92 व्यूअर्स ने खुद को खत्म कर लिया था। और ऐसा करने से पहले उन 92 व्यूअर्स ने अपने कान को काट कर उस व्लॉग वीडियो के हेडक्वार्टर्स में डिलीवर कर दिया था, जिसके बाद बिना देरी किए ईवी वो वीडियो ढूंढकर प्ले करने लगती है। लेकिन जस्टिन के कहने पर ईवी उस वीडियो को रोक देती है। फिर जस्टिन ईवी को ये बताता है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छी कहानी आई है और स्टोरी असल में 10 ऑडियो फाइल्स में छुपी हुई है जो कि जस्टिन को किसी रैंडम लेटर्स वाली ईमेल आईडी से आई है और वो उन ऑडियो फाइल्स और उस मैसेज को ईवी को फॉरवर्ड करता है। ईवी देखती है कि उस मैसेज में लिखा हुआ था कि सारी ऑडियो फाइल्स को प्ले मत करना और आप यहाँ पर उस रैंडम लेटर्स वाली ईमेल आईडी का नाम याद रखना। एनीवेज, उस मैसेज में लिखा हुआ था एंटोनमेंट ऑफ टेनेंट, यानी कि किराएदार का प्रायश्चित। अब इस खतरनाक वार्निंग के बावजूद भी जस्टिन और ईवी पहली रिकॉर्डिंग को प्ले करके सुनने लगते हैं। वो उस रिकॉर्डिंग को लाइव प्ले कर रहे थे। अब रिकॉर्डिंग असल में जेसा और माइक नाम के कपल की होती है जिसमें माइक सारी आवाजें रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि जेसा रात को नींद में बातें करा करती थी, लेकिन जेसा को माइक पर भरोसा नहीं था कि वो ऐसा कर भी सकती है। फिर जस्टिन रिकॉर्डिंग को आगे करता है और वहाँ हम जेसा को नींद में लंदन ब्रिज पोयम गाते सुनते हैं। फिर रिकॉर्डिंग यहाँ पर पहली वाली खत्म हो जाती है। खैर, इसके बाद में वो दूसरी रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं और दूसरी रिकॉर्डिंग में माइक बता रहा था कि अब जेसा को उस पर यकीन था और फिर माइक और जेसा सो जाते हैं। अब जस्टिन रिकॉर्डिंग को आगे करता है और हमको माइक को सुनाया जाता है जो कि ये देखता है कि अब जेसा नींद में चल रही थी और वो किसी तरह की पोयम सुन रही होती है, लेकिन शायद वो उसे रिवर्स में सुन रही थी और सेकंड रिकॉर्डिंग भी यहीं खत्म हो जाती है। फिर ईवी जस्टिन को बताती है कि वो लंदन ब्रिज पोयम थी जिसे जेसा रिवर्स में सुन रही थी। तो जस्टिन ये बताता है कि असल में उस रिवर्स पोयम में वो बच्चे ये बोल रहे थे कि माइक किल ऑल। अब ये चीज ईवी ने भी सुनी थी, लेकिन वो जस्टिन को कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तो जस्टिन ईवी को लंदन ब्रिज पोयम के पीछे की हिस्ट्री सर्च करने के लिए कहता है। तो ईवी को पता चलता है कि पोयम असल में मिडिल एज लंदन के टाइम पर एक क्वीन थी जिसका नाम एलेनोर था, उसके बारे में थी, जिसके 9 बच्चे थे और वो सभी बचपन में ही खत्म हो गए। और उसने लंदन ब्रिज को बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर्स को ऑर्डर दिया था कि ऑर्फनेज बच्चों को उस ब्रिज के फाउंडेशन में दफन कर दिया जाए और उसके ऑर्डर पर उस ब्रिज की फाउंडेशन में ढेर सारे अनाथ बच्चों को दफनाया गया था। और ये सब उसने किया था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने बच्चों का सैक्रिफाइस नहीं दिया तो ब्रिज नीचे गिर जाएगा। अब हो सकता है कि किसी एंटिटी ने ऐसा करने के लिए उसे कहा होगा। खैर, ईवी को अभी भी यकीन नहीं था कि उस रिवर्स पोयम के अंदर कोई हिडन मैसेज हो सकते थे जो कि ये बोल रहे थे कि माइक किल ऑल। खैर, इसके बाद में जस्टिन जो होता है वो ईवी के लिए बाबा ब्लैक शीप पोयम को रिवर्स प्ले करता है और उसमें जस्टिन को एक हिडन मैसेज मिलता है, लेकिन ईवी को अभी भी यकीन नहीं था। तो जस्टिन ईवी को बाबा ब्लैक शीप पोयम की हिस्ट्री बताता है। असल में बहुत पहले एक फार्मर था जिसके पास ढेर सारी भेड़ थी। एक दिन अचानक से वो सारी शीप्स की वूल ब्लैक हो गई थी और उस वक्त कोई भी ब्लैक वूल नहीं लेता था क्योंकि ब्लैक वूल को डाई नहीं किया जा सकता था। तो वो फार्मर और उसका परिवार उस वूल को यानी कि ऊन को बेच नहीं पाए और वो सभी भूख से मारे गए। पास वाले गांव के लोगों ने देखा कि वो ब्लैक शीप्स उसी फार्मर और उसके परिवार को खा रही थी, जो कि काफी खौफनाक था। माना जाता है कि इसमें किसी डिमोनिक एंटिटी का या फिर सेटन का हाथ था। खैर, इसके बाद में वो दोनों ही तीसरी रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं और उसके अंदर उनको पता चलता है कि माइक और जेसा के घर की टैप अपने आप ऑन हो गई थी और अब यहाँ पर ईवी को अपने घर के अंदर आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो आवाजें उन्हीं रिकॉर्डिंग की हैं, लेकिन हम साफ सुन पाते हैं कि आवाजें आ रही होती हैं।
खैर अब ईवी ठीक फील नहीं कर रही होती तो वो जस्टिन को बाकी की रिकॉर्डिंग किसी और दिन प्ले करने के लिए बोलती है, जिसके लिए जस्टिन मान गया था और फिर वो दोनों ही पॉडकास्ट को एंड कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ईवी की माँ के रूम की लाइट अपने आप ऑन हो गई थी, तो ईवी जाकर चेक करती है और वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम तो उठ नहीं सकती थी और वो लाइट किसने ऑन करी। फिर ईवी सोचती है कि शायद से कोई दिक्कत होगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी। अब वो लाइट ऑफ करके वहां से चली गई थी और फिर हम ईवी को देखते हैं जो कि अपनी माँ की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही थी। खैर अचानक से उसको वॉमिट होने लगती है तो वो अपनी डॉक्टर से बात करती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेती है। अब इसके बाद वहाँ हॉस्पिटल की तरफ से एक नर्स आती है और वो ईवी की माँ को चेक करती है और बताती है कि ईवी की मॉम कभी भी खत्म हो सकती है और ईवी बस इतना कर सकती है कि वो अपनी माँ के फाइनल मोमेंट्स में उनके साथ रह सकती है और प्रेयर्स कर सकती है। फिर डॉक्टर वहाँ से चली गई थी और उसके जाने के बाद में ईवी को डैरन यानी कि उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो ईवी को अपने घर पार्टी पर बुला रहा था और वो बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने लगता है, जिसके चलते ईवी मान गई थी। फिर ईवी पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन ईवी की माँ खुद को गंदा कर लेती है तो ईवी पहले उनको साफ करती है और फिर वो पार्टी में जाने के लिए घर से निकल गई थी। अब अगले दिन जब वो सुबह घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ बिस्तर से नीचे गिर गई थी, तो ईवी अपनी माँ को जल्दी से उठाकर बेड पर लिटा देती है और वो देखती है कि वहाँ टेबल पर वर्जिन मैरी की एक फिगरिन पड़ी हुई थी और वो फिगरिन पहले वहाँ पर नहीं थी, लेकिन ईवी को लगता है कि शायद वो उसे वहाँ पर रखकर भूल गई होगी, तो वो वापस से उस फिगरिन को टेबल के ड्रॉर में रख देती है और उस ड्रॉर के अंदर एक बहुत ही अजीब सी ड्राइंग भी पड़ी हुई थी, लेकिन अभी वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती और वो उस ड्रॉर में से क्रेयॉन्स का पैक उठाकर नीचे चली जाती है। एक चीज और थी कि ईवी अपने बच्चे का नाम असल में मैरी ही रखना चाहती थी, लेकिन अभी वो श्योर नहीं होती कि वो बच्चे को रखेगी या फिर नहीं। खैर फिर वो नीचे जाकर बाबा ब्लैक शीप वाली पोयम को रिवर्स करके सुनती है और उसे भी रिवर्स वर्जन के अंदर एक हिडन मैसेज मिलता है जो कि था लुक एंड लिक ऑल द ब्लड ऑफ, यानी कि देखो जहाँ पर भी खून है उसे चाट लो। अब इस चीज को देखकर तो ईवी भी थोड़ी सी डर जाती है। फिर इसके बाद में ईवी के पास उसके डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि ईवी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी क्योंकि उसको पता था कि उसका बॉयफ्रेंड कैसा था। खैर फिर अगली सुबह जब ईवी बर्तन धो रही होती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है, तो वो वहां पर जाकर चेक करती है तो ये देखती है कि उसकी माँ के रूम का जो बाथरूम का टैप था वो अपने आप चल रहा होता है और वहाँ उसकी माँ और उसके अलावा कोई भी नहीं रहता था। तो ईवी सोचने लगती है कि शायद से टैप लूज हो गया होगा, लेकिन जब वो उसको बंद करके अपनी माँ के पास जाती है तो उसको वहीं टेबल पर वही फिगरिन दिखाई देता है और इस बार ईवी उस फिगरिन को उठाकर क्लोजेट के अंदर रख देती है, यानी कि यहाँ पर कोई वर्जिन मैरी को मॉक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि पक्का कोई शैतानी शक्ति ही हो सकती है। यानी कि जब से वो रिकॉर्डिंग्स उसने सुनी थी उसके बाद से ऐसा कुछ हो रहा था और अभी तक ये लोग तो आखिरी रिकॉर्डिंग्स तक पहुंचे भी नहीं थे। एनीवे सीन रात की तरफ आता है और ईवी का मन ड्रिंक करने के लिए कर रहा होता है, तो वो ड्रिंक करने लगती है और वो पोएम्स के अंदर छुपे हुए हिडन मैसेजेस के बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करती है। फिर जस्टिन को कॉल करता है और वो दोनों ही पॉडकास्ट को शुरू कर देते हैं। खैर अब वो दोनों ही चौथी रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं और उसमें माइक और जेसा अपने बच्चे के रूम को डेकोरेट करने की बात कर रहे थे, तो इससे ईवी अंदाजा लगाती है कि माइक और जेसा का अभी कोई बच्चा नहीं है, तो शायद से जेसा प्रेग्नेंट थी। खैर फिर वो दोनों ही रिकॉर्डिंग आगे करके सुनते हैं तो उनको पता लगता है कि रात को माइक और जेसा को अपने घर में बैंगिंग यानी कि खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई जोर जोर से वॉल में पंच मार रहा हो, और यहाँ पर चौथी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। अब ईवी कहती है कि शायद से माइक और जेसा के घर में प्लम्बिंग की प्रॉब्लम होगी और इसलिए टैप अपने आप खुल गई होगी और वो बैंगिंग की आवाजें पाइप्स में ब्लॉकेजेस की वजह से होंगी। लेकिन जस्टिन कहता है कि रिकॉर्डिंग के अंत में एक आवाज है, लेकिन वो बहुत धीमी है और इस बार तो ईवी को भी एडमिट करना पड़ता है कि हाँ उसने वो आवाज सुनी थी, लेकिन वो आवाज क्या कहना चाह रही थी उनको पता नहीं चलता। और आपको याद होगा कि ईवी जो थी वो इन चीजों पर भरोसा नहीं करती थी और वो हर चीज को साइंटिफिक वे में लिया करती। खैर अब इसलिए ये दोनों ही 5वीं रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं और उस रिकॉर्डिंग के अंदर फिर से वही आवाज आ रही थी और अब अचानक से जैसा कि नींद खुल जाती और वो कुछ शब्द दोहराने लगती है और वो उन शब्दों को कई बार रिपीट कर रही थी। अब जस्टिन को काम पर जाना होता है तो वो बाकी की रिकॉर्डिंग्स किसी और दिन प्ले करने के लिए बोलता है और फिर वो कॉल कट कर देता है। खैर अब जैसे ही ईवी पॉडकास्ट खत्म करती है तो वो ये देखती है कि उसकी माँ के रूम की लाइट फ्लिकर कर रही थी, तो वो ऊपर जाकर लाइट ठीक करने लगती है और हम उसके पीछे किसी की परछाई को देखते हैं जो कि अगले ही पल गायब हो गई थी और फिर ईवी लाइट ऑफ करके वहां से सोने चली जाती है। अब अगली सुबह ईवी अपनी माँ को साफ वगैरह कर रही होती है और वो देखती है कि उसकी माँ के रूम के अंदर जो वर्जिन मैरी की फोटो लगी हुई थी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो ईवी उसको सीधा कर देती है। फिर सीन रात की तरफ आता है और हम ईवी को देखते हैं जो कि उस चौथी रिकॉर्डिंग की एंड में जो वॉइस थी उसको एनहेंस करने की कोशिश कर रही थी और वो आवाज वही शब्द बोल रही होती है जो कि जैसा 5वीं रिकॉर्डिंग में अपनी नींद में भी बोल रही थी। और जब ईवी उस रिकॉर्डिंग को रिवर्स में प्ले करती है तो जो उसको रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही शॉकिंग था, वो था कम इन अबेजू। और तभी अचानक से वहां की लाइट फ्लिकर करने लगती हैं और ईवी अपनी माँ को सीढ़ियों के पास खड़ा देखती है कि तभी ईवी जाग उठती है क्योंकि ये उसका सपना था।
अब जस्टिन और ईवी अपना पॉडकास्ट फिर से शुरू करते हैं और जस्टिन ईवी को ये बताता है कि वो जो वॉइस चौथी रिकॉर्डिंग के अंत में थी वो एक चीज बोल रही थी, वो थी कम इन अबीजू। लेकिन ईवी को ये बात पहले से पता थी, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता। खैर जस्टिन उसको बोलता है कि अबीजू असल में एक नियर ईस्टर्न एंड यूरोपियन फोकलोर की फीमेल डीमन है जो कि औरतों में मिसकैरेजेस और स्टिल बॉर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। असल में अबीजू एक लेडी थी जिसे कभी बच्चा नहीं हो सकता था, वो इनफर्टाइल थी। तो गुस्से और जलन में आकर वो प्रेग्नेंट लेडीज को ही खत्म करने लगी। तो आखिर में किंग सोलोमन ने अबीजू को जलाकर मार डाला और सोलोमन को लगा कि अब बाकी प्रेग्नेंट लेडीज अबीजू से सेफ होंगी। लेकिन अबीजू की प्रेग्नेंट औरतों के लिए नफरत और जलन इतनी ज्यादा थी कि वो नर्क में जाकर भी कम नहीं हुई और उसी नफरत और जलन ने उसको एक खतरनाक डीमन में परिवर्तित कर दिया। जस्टिन बताता है कि रिसेंटली एक खबर मिली थी जिसमें एक लेडी अबीजू को वर्शिप कर रही थी और उसने अपने हस्बैंड को, जो कि उस पर चीट कर रहा था, उसको खत्म कर दिया था और फिर अपने बच्चे को भी उसने खत्म कर दिया। खैर ईवी प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे उसे इन चीजों पर भरोसा नहीं है, लेकिन असल में वो काफी डरी हुई थी क्योंकि उसके घर पर हॉन्टिंग चीजें हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से उस कहानी को खत्म करना चाहती थी। तो अब जाकर वो छठी रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और उस रिकॉर्डिंग से ईवी और जस्टिन को ये पता चलता है कि जैसा को रात का कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या बोल रही थी। और जस्टिन का ये कहना था कि शायद से जैसा जो थी वो अबीजू से पजल्स हो रखी थी, लेकिन ईवी उन सबको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जोड़ रही होती है। खैर इसके बाद में वो 7वीं रिकॉर्डिंग को आगे करके सुनते हैं और रिकॉर्डिंग में माइक रात को उठता है। वो देखता है कि जैसा उसके साथ नहीं थी और तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है कि तभी उसे नीचे से जैसा के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तो माइक जल्दी से भागकर नीचे जाता है। जैसा उसको बताती है कि उसने सिंक में एक बच्चे को देखा था और 7वीं रिकॉर्डिंग भी यहीं खत्म होती है। फिर जस्टिन जो होता है वो ईवी को ये बताता है कि उसने उस व्यक्ति को ईमेल करी थी जिसने उसको वो कहानी और रिकॉर्डिंग भेजी थी, लेकिन उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग बात ये थी कि असल में उसको ईमेल कोई रैंडम नंबर से नहीं आया था, बल्कि वो था कम इन अबीजू, यानी कि उसका उल्टा। अब ईवी इन सबसे बिल्कुल भी हैरान नहीं थी क्योंकि उसे ये सब जस्टिन का प्रैंक लग रहा था, लेकिन जस्टिन बहुत सीरियस था और डरा हुआ था क्योंकि इस चीज में उसका कोई भी हाथ नहीं था। फिर वो दोनों ही 8वीं रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं और आपको याद हुआ कि कहा गया था कि 10वीं रिकॉर्डिंग तक मत जाना। खैर इसके अंदर माइक और जैसा को फिर से किसी के बैंगिंग करने की आवाज आ रही थी और दूसरे रूम में बाबा ब्लैक शीप पोयम का सॉन्ग प्ले हो रहा था। तो माइक जाकर चेक करता है और तभी उसे जैसा के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर जैसा के पास आता है और वो उसको ये बताती है कि उसने किसी को देखा था और ये रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई थी। अब जस्टिन एवी को ये बताता है कि फिर से एक पोयम बीच में आई थी, तो एवी ये कहती है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। तो जस्टिन ईवी को बताता है कि वो कम इन अबीजू इन बैकवर्ड सर्च कर रहा था और उसे ये पता चला कि एक साइकियाट्रिस्ट था जो कि 2 फीमेल पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा था और वो दोनों ही कम इन अबीजू को बैकवर्ड में लिखकर रैंडम नंबर्स पर सेंड करा करती थी। एक पेशेंट ने अपनी 2 महीने के बच्चे को ही सिंक में डुबाकर खत्म कर दिया था और दूसरी पेशेंट ने खुद को खत्म कर लिया और वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ पर साफ दिख रहा था कि वो अबीजू को पूजा करते थे। खैर अब कहीं जाकर एवी सीरियस होती है, लेकिन तब भी जस्टिन बहुत डर जाता है और वो एवी को कहता है कि वो अगले फ्राइडे बाकी की 2 रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे और आज के लिए इतना ही और स्टोरी एंड कर देते हैं, जिसके लिए ईवी भी मान गई थी। खैर फिर वो दोनों पॉडकास्ट को एंड कर देते हैं और एवी अपने मॉम के रूम में जाती है कि तभी अचानक बाथरूम की लाइट फिर से ऑन हो गई थी, लेकिन एवी इससे बहुत डर जाती है तो वो बस बाथरूम का दरवाजा लॉक करके वहां से चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही जो रिकॉर्डिंग थी ना वो कहीं ना कहीं श्रापित थी और वो अबीजू को बुलाया करती। एनीवे सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है और ईवी अपने रूम में ईयरबड्स लगाकर मेडिटेशन म्यूजिक सुन रही थी, लेकिन अचानक उसे बहुत ही भयानक हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। तो वो ईयरबड्स निकाल देती है और जैसे ही वो ईयरबड्स निकालती है तो उसे अपनी माँ के रूम में से उनकी आवाज आ रही थी जो कि प्रेयर कर रही थी। लेकिन जब ईवी उनके पास जाती है तो उसकी माँ बिस्तर पर ही थी और ईवी अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं उठती। फिर हम देखते हैं कि ईवी अपने डॉक्टर को कॉल करती है और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहती है क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो अबॉर्शन करवाएगी। फिर सीन ईवी की माँ की तरफ आता है जो कि भारी सांसें ले रही होती है और फिर वो अपनी आखिरी सांसें लेती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। नीचे ईवी इस बात से अनजान थी कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही और वो जस्टिन को बोल रही होती है कि वो सारी रिकॉर्डिंग बस झूठ है। जस्टिन बोलता है कि उन्हें पहले बची हुई 2 रिकॉर्डिंग भी तो सुननी है, तो जस्टिन यहाँ पर 9वीं रिकॉर्डिंग प्ले करता है। इस पूरे वक्त ईवी जो थी वो क्रेयॉन्स के साथ अजीब से पैटर्न्स को ड्रॉ कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसको पलस करने की कोशिश कर रहा था। खैर अब 9वीं रिकॉर्डिंग 8वीं रिकॉर्डिंग की कंटिन्यूएशन होती है, जिसके अंदर जैसा माइक को ये बता रही थी कि उसने एक परछाई देखी थी। तो जैसा प्रे करने लगती है, लेकिन वो परछाई भी उसके साथ ही प्रे कर रही थी और ये चीज काफी ज्यादा भयानक थी। लेकिन इस बात पर ईवी जो होती है वो ये कहने लगती है कि उसकी परछाई होगी जो कि उसने देखी होगी।
खैर फिर रिकॉर्डिंग खत्म होती है और जस्टिन एवी को ये बताता है कि आज कुछ कॉलर्स उनको कॉल करेंगे जो कि उन्हें माइक और जैसा के बारे में बताएंगे। कि तभी उनको एक आदमी का कॉल आता है। वो उन दोनों को बताता है कि जैसा और माइक असल में उसके पड़ोसी थे और सच्चाई ये है कि वो दोनों फिलहाल जिंदा नहीं है। वो ये बोलता है कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया था और उनके घर में हर तरफ अजीब सी ड्राइंग्स थी। फिर अचानक से उस आदमी की कॉल कट हो जाती है। अब फिर एक लेडी उन्हें कॉल करके मैरी के बारे में पूछती है, जो कि काफी वियर्ड बात थी क्योंकि वहां पर कोई मैरी नहीं थी। लेकिन हमको ये बात याद है कि जो एवी थी वो अपने बच्चे का नाम मैरी ही रखना चाहती थी, जो कि काफी ज्यादा अजीब और वियर्ड सा होता है। खैर अब वो लेडी ये बताने लगती है कि उनके घर में एक लेडी रहा करती थी जो कि बच्चों की पोएम्स वाले सॉन्ग्स को रिवर्स में प्ले करके सुनती और अचानक उसको जेल हो गई थी। वो लेडी बोलती है कि उसके पिता ने बैंगिंग की आवाज सुनी थी तो उन्होंने देखा कि वो लेडी एक गार्बेज बैग को दीवार से पटक रही थी और जब उसके पिता ने वो बैग खोला तो उसके अंदर लेडी का बच्चा था और उस लेडी ने अपने ही बच्चे को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया था। अब ये लेडी फोन रख देती है और एवी ये कहती है कि ये सब झूठ है। फिर एवी आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले करने लगती है और जस्टिन एवी को बहुत कहता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को प्ले ना करे क्योंकि अब तक जो चीजें हो रही थी वो काफी भयानक थी और जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आई थी वो तो बिल्कुल सच्ची थी। लेकिन एवी जो होती है वो नहीं मानती और इस रिकॉर्डिंग को प्ले कर देती है। उस रिकॉर्डिंग में जैसा माइक से बोल रही थी कि वो सुन रही है और जैसा को उसे रोकना होगा और जैसा शायद से ये बात एवी के लिए बोल रही थी। और मुझे ऐसा लगता है जो कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह करता है वो असल में एक लूप के अंदर फंस जाता है। तो उसको पता होता है कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई तो उसको सुनेगा ही, जिसके चलते ही वो उसे रोकना चाहती थी या फिर शायद से यहाँ पर एवी का फ्यूचर सेट था। फिर इसके बाद में रिकॉर्डिंग के जरिए हमको पता लगता है कि जैसा ने असल में माइक को खत्म कर दिया था और फिर खुद को भी खत्म कर लिया और अब जाकर एवी को समझ आ चुका था कि उन्हें रिकॉर्डिंग कभी सुननी ही नहीं चाहिए थी। उनके बाद ही उसके घर के अंदर बहुत ही अजीब घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद में एवी को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तभी वो देखती है कि क्लॉक जो थी वो रिवर्स में चल रही थी, यानी कि उल्टी चल रही थी और वक्त यहाँ पर पलट रहा था। हम देखते हैं कि जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होती है वैसे ही एवी की मॉम को अबीजो डीमन पजेस कर लेती है। अब अचानक से एवी को एक अजीब लेडी कॉल करती है और उसे जस्टिन और ईवी दोनों का नाम पता था। तो एवी को लगता है कि शायद वो सब जस्टिन का कोई प्रैंक होगा, लेकिन तभी वो लेडी उनको बताती है कि उन रिकॉर्डिंग्स को प्ले करके अबीजो को कभी बुलाना नहीं चाहिए था और हम एवी के पीछे अबीजो की एक झलक भी देख पाते हैं। वो लेडी अपना नाम एवी बताती है और वो अपने बच्चे को खत्म करने की धमकी देने लगती है। वो दोनों उसको रोकते हैं, लेकिन तभी एवी को एहसास होता है कि एवी असल में अबीजो है और वो एवी को टॉन्ट कर रही थी और एवी का मजाक उड़ा रही थी। तभी अचानक से पूरे घर की लाइट जो होती हैं वो फ्लिकर करने लगती हैं, टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और पूरे घर में वही ड्राइंग्स आ गई थी जो कि उस डॉल के अंदर रखी गई जैसी ड्राइंग थी। असल में वो अबीजो की ही ड्राइंग होती है और इस पूरे टाइम में शायद से यहाँ पर एवी अबीजो की ही ड्राइंग बना रही थी। खैर पूरे घर के अंदर हर तरफ वही ड्राइंग्स होती हैं और पूरे घर की हालत खराब हो गई थी, जैसे कि वक्त जो था वो अबीजो डीमन के वहां चला गया था। फिर जल्दी से एवी अपनी माँ के रूम में जाती है, लेकिन उसकी माँ बिस्तर पर नहीं थी और यहाँ पर हम कुछ विजन्स को देखते हैं जो कि ये इंडिकेट करता है कि एवी भी माइक और जैसा की तरह ही खत्म हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि एवी की माँ बाथरूम में खड़ी थी और वो अबीजो के पोजीशन में होती है और तभी वो उल्टी होकर एवी की तरफ भागने लगती है और मूवी के अंत में जो आवाज हम सुन पाते हैं उससे हमको साफ पता चलता है कि अबीजो ने एवी को खत्म कर दिया होगा और एवी को ये अफसोस भी था कि उसने अपनी माँ के अंतिम समय में उनके लिए प्रेयर्स नहीं करी थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसकी माँ जो है वो खत्म हो चुकी है। इसी के साथ में अंडरटोन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अंडरटोन फिल्म की कहानी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।